भद्दे भद्दे गालियाँ देते थे और भद्दा भद्दा टॉन्ट कसते थे, टॉन्टिंग कसते थे। आने में, जाने में, पहनने में, ओढ़ने में, हर तरीके के मामले में से ये टॉन्टिंग कसते थे। इनकी सारी जो प्रक्रियाएं थीं वो एक ऐसी दिखने वाली थी कि इनके सामने ऐसा दिखो कि जैसे कि मतलब गंदे तरीके से पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, यही सब बातें थी। समझ लीजिए एक बलात्कार से भी ज़्यादा इनकी वाणी है। एक शब्द ही कह देता है कि तुम्हारे मुंह पर तो कुत्ता भी नहीं थूकेगा, इस पर भी FIR हो जाएगा SC/ST में। मेरा ही नुकसान होना तय है, क्योंकि उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये भी मैं जानती हूँ कि वो बहुत पावरफुल आदमी है। वाराणसी जिला जेल पिछले कुछ दिनों से इसलिए सुर्खियों में आ गया क्योंकि जेल की डिप्टी जेलर मीना कनौजिया ने जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। आरोप उत्पीड़न के, शोषण के, जिसको लेकर उन्होंने पहले तो विभागीय कार्रवाई और जांच के लिए पत्राचार किया और उचित कार्रवाई या सुनवाई न होने के बाद वो मीडिया और सोशल मीडिया की मदद से अपनी बातों को रखने सामने आई, जिसके बाद न केवल मीना कनौजिया का नैनी जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया बल्कि आरोपी बनाए गए जेल अधीक्षक उमेश सिंह का भी सोनभद्र ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके बाद मीना कनौजिया ने अपनी जान की गुहार, अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार के लिए पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया और आज FIR करने के लिए उमेश सिंह पर एप्लीकेशन भी दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मीना जी मौजूद हैं। मीना जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर एक ही जेल में कैसे आप लोगों ने काम शुरू किया और फिर ये नौबत आ गई, क्या क्या घटना आपके साथ घटी और आज आपका भी ट्रांसफ़र हो गया और आपके जेल अधीक्षक साहब का भी? देखिए, कम शब्दों में आपसे बताना चाहूँगी कि पहले भी एक मैटर हुआ है रतन प्रिया के साथ और दोबारा ये मैटर फिर हमारे साथ हुआ और ये भी मामला दबा रहा 3-4 महीने। लेकिन जब इसका कोई भी निर्णय नहीं निकला तब मैंने मीडिया का सहारा लिया, वीडियो बनाया और मैंने वीडियो वायरल किया कि कोई तो खड़ा होगा, कोई तो सुनेगा कि क्या उत्पीड़न हो रहा है, क्या यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है और क्या ये अंदर प्रताड़ित कर रहे हैं। ये सारी बातें सामने आनी चाहिए, आखिर कोई तो सामने आएगा। अब इसमें या तो मेरा भला होगा, नुकसान होगा, या भला होगा, यही दो सब हैं। और मैं तो जानती हूँ कि मेरा ही नुकसान होना तय है, क्योंकि उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये भी मैं जानती हूँ कि वो बहुत पावरफुल आदमी है। ठीक है, तो आखिर में ये बताइए कि आपके साथ आखिर ऐसा क्या क्या हुआ कि आपने इतना बड़ा स्टेप लिया? देखिए, जो भी हुआ वो मैंने लिखित में प्रार्थना पत्र में दे दिया है। जैसे रतन प्रिया ने दिया था वैसे मैंने भी दे दिया है। और क्या क्या हुआ ये ज़रूरी नहीं है कि घर में आग लग जाए तभी उसको बुझाया जाए। अगर पता है कि आग लग जाएगी तो हम उस जगह तीली नहीं जलाएंगे। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। हमारे यूपी तक के कम से कम जो दर्शक देख रहे हैं उन तक ये बात, आपकी बात पहुंचनी चाहिए कि आखिर आपके साथ क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई, घटित हुई, जिसके बाद में आपने ये स्टेप लिया। वो तो मैंने वीडियो में भी लिख दिया था कि गंदे भद्दे भद्दे गालियाँ देते थे और भद्दा भद्दा टॉन्ट कसते थे, टॉन्टिंग कसते थे। आने में, जाने में, पहनने में, ओढ़ने में, हर तरीके के मामले में से ये टॉन्टिंग कसते थे। इनकी सारी जो प्रक्रियाएं थीं वो एक ऐसी दिखने वाली थी कि इनके सामने ऐसा दिखो कि जैसे कि मतलब गंदे तरीके से पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, यही सब बातें थी। इनका देखने का नज़रिया ठीक नहीं था। कुल मिला के ये जो हैं इस मामले में बिल्कुल ठीक आदमी नहीं है। तो ये व्यवहार उनका बाकी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ था कि सभी आप ही को टारगेट किया करते थे? देखिए, जो अधिकारी है वही इनके ऑफिस में जाएगा। जो महिला कर्मचारी हैं, सिपाही हैं, वो तो महिला बैरी की देखेंगी ना। हर समय इनके यहाँ उनका आना जाना तो रहता नहीं है, क्योंकि वो सिपाही हैं। कभी महीना 2 महीना में छुट्टी लेना हुआ तो भले गई या और कोई काम पड़ा, लेकिन हमेशा सामना हमारा जो है हमारा अधिकारी रैंक है तो हमेशा सामना होता रहता है और रोज़ सामना होता है। ऐसी बात नहीं है, हर पत्रावली लेके उनके पास ही तो जाना होता है साइन कराने के लिए। तो हम लोग ना अंदर बाहर जाते हैं, ना कि वो सिपाही जाती हैं। कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसा वाकया जो आप बताना चाहें कि आपको लगा कि नहीं अब तो कदम उठाना ही पड़ेगा, क्या हुआ आखिर? देखिए, हमने कहा ना कि इनकी जो बोली है वो समझ लीजिए एक बलात्कार से भी ज़्यादा इनकी वाणी है। तो हमने कम शब्दों में आपको बता दिया कि इनकी जो भाषा है उसी प्रकार की भाषा है कि हम इनके मन मुताबिक अगर कोई काम करते हैं तब तो हम सही हैं।
अगर इनके मन मुताबिक नहीं करते हैं तो हम बिल्कुल अच्छे आदमी नहीं हैं, हम बहुत नकारा हैं, हम नालायक हैं और हम किसी काबिल नहीं हैं। उनका एक शब्द है, हर बात में कहते हैं तुम किसी काबिल नहीं हो। गाली गलौच या आपत्तिजनक शब्द या जाति सूचक शब्द भी इस्तेमाल करते थे? वो सब करते थे, उनका काम ही यही था, वो सब करते थे, सबको परेशान करते थे। हमको तो कुछ ज़्यादा ही परेशान उन्होंने किया, हमारे ऊपर ज़्यादा उनका टारगेट था क्योंकि मैंने उनका कहना नहीं माना। क्या चाहते थे हम आखिर ऐसा, क्योंकि आप नौकरी कर रही हैं या नौकरी कर रहे हैं? वो उन्होंने एक दिन हमको घर पे बुलाया, मैंने मना कर दिया कि मैं किसी के घर आज तक 29 साल 28 साल की नौकरी में नहीं गई हूँ, मैं घर नहीं जाऊँगी। उसी दिन से मेरा जो है समय शुरू हो गया। बस ये कम शब्दों में बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। कभी बातचीत के दौरान, वो आपके सीनियर ऑफिसर रहे, तो कभी बातचीत के दौरान लगा होगा कि ये तो अब हद ही हो रहा है, अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता? लगा, जैसे कि हम जेलर के भी पद पे थे तो हमें लगा कि मान लीजिए वो अधिकारी हैं, वो वहाँ बैठे हैं और हम एक किनारे बैठे हैं, तो नहीं आके यहाँ बैठो, क्या मेरे कांटे लगे हुए हैं, तुम इतना डरती क्यों हो, तुम ये मतलब हमने जो एहसास किया वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो ठीक बात नहीं थी। अपने रसूख की जब वो बात करते रहे आपके पहनावे पे, या जब आप सदरी पहनती थी जैसा आप बता रही थी, वो क्या वाकया था? फिर वो खुद भी कहते रहे कि मैं जेल मंत्री बन जाऊंगा। नहीं, देखिए ये हम मैंने पहन रखा है, तो इसमें कितना पैसा लगता है। हमारी 500 में ये सिल जाती है, बाहर से सिलवा ले 500 में ये सिल जाती है। तो अब इसको देख के उनको क्या लगता था ये बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनती है या नेता बनना चाहती है। उनका कहना था कि तुम तो इलेक्शन लड़ोगी, तुम तो यहाँ इलेक्शन लड़ने आई हो, बंदियों से कुछ कहोगी नहीं, सिपाहियों को कुछ कहोगी नहीं, और जो है जितनी बुराइयाँ हैं वो हम ही लें। तो जब कोई ऐसी बात रहेगी तब ना मैं बंदी से कहूँगी। क्या उन्होंने कभी खुद भी बताया है कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं और जेल मंत्री बनेंगे, ऐसा कुछ? जी, उन्होंने कहा, वो हमेशा ये बात कहते हैं कि मैं जब ये रिटायर हो जाऊंगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मैं कारागार मंत्री ही बनूंगा। बाबा जी हमको कारागार मंत्री ही बनाएंगे, मैं वही बनूंगा। तब तो मैं तो जानता हूँ भाई कि जेल में क्या क्या होता है, फिर तो मैं जहाँ चाहूँगा वहीं सीधा जाके डायरेक्ट में घुस जाऊँगा, फिर मैं बताऊँगा। किन किन रसूखदार लोगों के नाम लेते रहे, आप लोगों को भयभीत करते रहे? देखिए उनका कहना था हम महाशासन हो या प्रशासन हो, मेरे ऊपर सबका हाथ है। आप ऑल इंडिया देश विदेश भी अगर कहीं भी चले जाएंगी तो वहाँ भी मेरे आदमी मौजूद हैं। एक तरह से क्या धमकी देते थे? एक तरह से ये धमकी ही है कि अगर कुछ भी ऊंचा नीचा करती हो तो हर जगह हमारे बंदे बैठे हुए हैं। कहने का मतलब है वो एक फ़ोन करूँगा या इशारा करूँगा तो तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा। अच्छा, कोई एक ऐसा वाकया जो आपको सबसे ज़्यादा उनकी बात या कोई ऐसा आपत्तिजनक शब्द जो सबसे ज़्यादा पीड़ा देता हो, कि उसके बाद आपने सोचा कि नहीं अब इनके खिलाफ खड़ा होना ही अंतिम विकल्प है? देखिए ये जितनी मैंने बातें कही ये सब पीड़ा वाली ही हैं। अगर एक उच्च अधिकारी अगर एक महिला से कह देता है, अगर केवल एक शब्द ही कह देता है कि तुम्हारे मुंह पर तो कुत्ता भी नहीं थूकेगा, इस पर भी FIR हो जाएगा SC ST में, तो मैंने तो बहुत सी बातें बताई, क्या और क्या बाकी रह गया है। जाति सूचक शब्दों में भी कुछ प्रयोग करते थे? जाति सूचक शब्दों का प्रयोग क्या करते थे, ये जो है ड्यूटी वगैरह के उसमें भी इनका रहा है मामला, ड्यूटी लगाने में। हाँ, और अगर देखा जाए तो ये मिलेगा भी। और दूसरी बात इनका एक काम ये था कि लड़ाना। जब हम अकेले में रहते थे तो जाति को लेके मतलब ब्राह्मणों के प्रति हमको भड़काते थे कि कभी ब्राह्मणों के कहने में नहीं आना, ब्राह्मण बहुत ही मतलब गद्दार होते हैं, वो कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, मैं ही तुम्हारा साथ दूंगा। कहने का मतलब हम SC ST के हैं तो चाहे ये भी हो सकता है कि हम SC ST के हैं, इनके कहने में आ जाएंगे तो हम जो ये जो कहेंगे वो मैं करूँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये भड़काते ज़रूर रहे लेकिन मैं अपने दिमाग से ही काम करती। इस रतन प्रिया की बात हो रही है जिन्होंने पहले भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसी रतन प्रिया के खिलाफ आपने गवाही दी जब जांच हो रही थी। तो गवाही मैंने दी, मैंने कई मतलब वीडियो में जितने भी हमारे यहाँ पे वीडियो वो हुए हैं
रिकॉर्ड, तो उसमें भी मैंने यही कहा है कि मैं उस समय में मैं डर गई थी और दबाव यही था जो मैंने अभी आपको बताया कि मेरा यहाँ से लेके पैर से लेके नाखून तक लोग मेरे पास हैं। और हमें हमें तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सत्ता सब यही चलाते हैं, इन्हीं के नेटवर्क से हाँ या ना की शासन प्रशासन की होती। पहले भी इनके खिलाफ जांच हुई और ये साफ क्लीन चिट लेके बच जाते हैं। देखिए ये कई जेलों में हुई, जैसे गाजीपुर में भी इनका देख लीजिए, आप सुल्तानपुर का देख लीजिए, आप मुरादाबाद का देख लीजिए, आप बाराबंकी का ले लीजिए, बहुत सी जगह इनकी हैं जो इनकी बहुत शिकायत बहुत लोगों ने की है। हमेशा बच जाते ये हमेशा बच जाते हैं। अब क्या कारण है कि ये हमेशा बच जाते हैं? देखिए अभी गाजीपुर में पीसीओ को लेके डिप्टी जेलर और महिला डिप्टी जेलर और जेलर को सस्पेंड कर दिया गया, एकमात्र पीसीओ के लिए कि पीसीओ पे बात होती थी, पैसा लेते थे। यही मेरे संज्ञान में यही मामला आया है। जब उनको सस्पेंड कर दिया गया तो एक महिला एक उत्पीड़न के लिए चिल्ला रही है तो उसको अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया है। हमारा तबादला हो गया है, उसके 2 दिन बाद इनका भी तबादला हुआ है, वो भी सोनभद्र में गए हुए हैं। आपने अपने प्रार्थना पत्र में ये मांग भी की थी कि इनका तबादला हो और साथ में आपका भी हो जाए तो अच्छा है, उसके बाद ही एक निष्पक्ष जांच हो सकती है। तो ये तो आपकी जो मांग थी कहीं ना कहीं मानी गई, उसको कंसीडर किया गया है। मानी गई है, मांग को मानी गई है, लेकिन देखिए यहाँ भी राजनीतिक की गई है। देखिए हमको राजनीतिक तो आती नहीं है, लेकिन यहाँ भी राजनीतिक मेरे हिसाब से लगता है कि राजनीतिक की गई है। इनको यहाँ से सोनभद्र भेजा गया है और जो डीडीओ पावर होता है वो इन्हीं के पास है कि कोई भी काम होगा तो उस पर साइन वही करेंगे, क्योंकि यहाँ का सारा पावर उन्हीं के पास है। तो भी होते हुए भी यहीं पावर उनकी डीडीओ पावर हाँ उन्हीं के पास है। तो भी तो देखिए कैसे कोई सिपाही बयान देगा, चाहे बंदी बयान देगा, क्योंकि वो जानता है कि पावर अभी तक भी इनसे हटना चाहिए लेना। हाँ ये पावर भी इनसे हटना चाहिए और ये वहाँ है तो यहाँ आएंगे भी। हो सकता है कि ये मामला अभी दब जाए और शांत हो जाए, हो सकता है ये वापस आ जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उनको ट्रांसफ़र किया गया है उस प्रकार से वो वापस भी आ सकते हैं। मतलब पूर्ण रूप से ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, आंशिक तौर पे। हाँ, जैसे कि एक टीचर को भेज दिया जाता है कि 1 महीने के लिए तुमको वहाँ पेपर करवाना है, उसी तरह से मतलब हमारे समझ के अनुसार बता रहे हैं, उसी तरह से हमें लगता है इनका ट्रांसफ़र किया गया है। अच्छा, आज आपने पुलिस में भी गुहार लगाई है और उसमें कई नए इनके ऊपर आरोप भी आपने लगाया है। पुलिस जब विभागीय जांच हो रही तो पुलिस की नौबत क्यों आई? पुलिस की नौबत आई इसलिए कि देखिए हमें डर है ना, हमें डर है, हमारे बच्चों को डर है और हमारे परिवार को, पूरे परिवार को डर है कि कुछ भी हो सकता है। हम 5 लोगों की जान अब हथेली में है। कभी भी कहीं भी कुछ भी उमेश सिंह हम लोगों के साथ करवा सकते हैं, क्योंकि उनकी शासन प्रशासन सत्ता में अच्छी पकड़ कहिए या खुद वो एक अच्छे अधीक्षक होते हुए भी एक नेता हैं। अधीक्षक होते हुए भी एक उनको नेता ही समझिए। ये बताइए, आज कई नए आरोप भी आपके हमने देखे जो तहरीर में आपने दिया है, जैसे कि महिलाओं को लाभ के लालच में लाकर आपके ऊपर कभी इस तरह का दबाव प्रस्ताव दिया है, जैसा आपने लगाया है अपने आरोप। बिल्कुल, देखिए पहनाव ओढ़ाव को लेके ये बार बार टोकते रहे कि ये क्या पहनती हो। महिला कैदियों को जिस तरह आपने आरोप लगाया है, आप अपनी बेटी के जरिए आपने जो एप्लीकेशन दिया है। नहीं, हम आरोप ये नहीं है कि महिला कैदियों से ऐसा होता है, ऐसा हमने कतई नहीं कहा, ये गलत बात है। मैंने जो भी आरोप लगाया है वो मैंने खुद लगाया है, और जो मेरी बेटी FIR करने के लिए आज गुहार लगा रही है वो इसी डर से लगा रही है कि हमारे परिवार के साथ कुछ भी हो सकता है। बाकी आप बेटी का स्टेटमेंट ले लीजिए, वो खुद। जेल में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा है, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल का भी आरोप लगा है। बिल्कुल, ये सब कुछ करवाते हैं, ये मोबाइल भी चलवाते हैं ये, और हर तरीके का सामान भी बिकवाते हैं, हर तरीके में सब सामान आ जाता है। तो आप विभागीय जांच के अलावा आप क्या चाहती हैं? क्या आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाए? बिल्कुल, हमारे हिसाब से तो हमको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि हमारी हर पल पल पे हम कहीं जा भी रहे हैं, कहीं आ भी रहे हैं। मेरा बेटी अकेली यहाँ रह रही है, कोई बात हो जाएगी तो कौन है? सुरक्षा भाई नहीं रहेगी तो हम सरकार को क्या करेंगे बताइए? सरकार से सुरक्षा तो मांगेंगे ही ना। और इनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इनके खिलाफ देखिए FIR हमारा होना चाहिए
और उन्होंने आज भर का समय मांगा। अगर नहीं एफआईआर होता है तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। इसका मतलब है कि इनके ऊपर जो सीओ साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, ये लोग भी मजबूर हैं, इनके ऊपर भी दबाव आते हैं, ये लोग भी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो ये बात ठीक नहीं है। तो जेल से डिप्टी जेलर और जेल अधीक्षक के बीच शुरू हुई रार और लड़ाई अब विभागीय जांच के अलावा पुलिस थाने तक पहुंच गई है और खुद को पीड़ित बताते हुए डिप्टी जेलर मीना कनौजिया ने पुलिस से गुहार लगाई है और साफ तौर पर कहा है कि कभी भी उनके या उनके परिवार के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, इसलिए उनके परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए और उनको अलग से सुरक्षा मिलनी भी चाहिए। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।